नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। किसान भाइयों, ये वो समय है जब हमारे किसान भाई उद्यान की फसलों का जो अगर बागवानी लगाना चाहें तो कुछ खास तैयारी करना पड़ता है। साथ में किसान भाइयों, उद्यान की फसलों का जो रुझान है, हमारे प्रदेश के किसानों का रुझान इस ओर बढ़ रहा है। तो हमें ये देखने में आ रहा है कि जो योजना है उनकी जानकारी पूरी तरह से हर किसान के पास नहीं पहुंचती। इसी बात को ध्यान में रखकर आज हमने उद्यान की विभाग की कौन कौन सी कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं जिनसे किसान लाभ उठा सकें, इस संबंध में जानकारी देने के लिए आज हमारे बीच में हैं उद्यान की विभाग के नर्मदापुरम के उप संचालक श्रीमती रीता उइके जी। उइके जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, जैसा कि जानते हैं कि एक किसान, एक सफल किसान जो हर क्षेत्र में आपको एक प्रेरणा के स्रोत बनते हैं। जयराम जी गायकवाड़ जी हैं, आप बैतूल से आए हैं, आपका भी कार्यक्रम में स्वागत है। सबसे पहले रीता जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे योजना की जानकारी के पहले इस समय किसानों को कौन से सामूहिक कार्य करना चाहिए? सामयिक कार्यक्रम में सबसे पहले तो अभी ये जो समय है उद्यानिकी फसलों का, तो इसमें जो हम जुलाई के माह में हम जब बगीचे लगाते हैं, जब मानसून आता है उस समय अभी उसकी तैयारी करने का समय है। तो सबसे पहले हमारे किसान भाइयों को अपने फसलों का चयन कर लेना चाहिए। चयन जैसे कि वो किस फसल का बगीचा लगाना चाहते हैं, उसके बाद उनके पौधों के स्रोत सबसे पहले वो तय कर लें कि उन्हें उनकी फसल सामग्री या उनके पौधे उनको कहाँ उपलब्ध होंगे, उसकी व्यवस्था वो सुनिश्चित कर लें। तदुपरांत वो उसके बाद फिर उसकी तैयारी के लिए सबसे पहले वो अपने फसल का जगह जो चयन उन्होंने की है, उस चयन करने के बाद वहाँ पे जिस दूरी पे वो पौधे लगाना चाहते हैं उन दूरी पे वो मार्किंग करके उसके गड्ढे कर लें। ये सबसे अभी अनुकूल समय है उनके गड्ढे करने का। 1 मीटर बाय 1 मीटर के गड्ढे खोद के जहाँ पे उनको पौधे लगाना है वहाँ पे उन्हें गड्ढे कर लेने चाहिए और गड्ढे उन्हें पूरी तरह से खुले छोड़ना चाहिए, क्योंकि उनमें अभी जो तेज़ धूप पड़ रही है ये उसमें सोलराइजेशन का ये बहुत अच्छी प्रक्रिया है जो कि प्राकृतिक रूप में उनको मिलेगी। जी, तो किसान भाइयों, जो किसान भाई नए बागवान लगाना चाह रहे हैं, नए उद्यान की फसलों का, फलदार वृक्षों का रोपण करना चाह रहे हैं, तो जैसा कि रीता जी ने बताया वो तैयारी कर लें, गड्ढे खोद लें। अभी इससे क्या है, आपको 1-1.5 महीने का समय मिल जाएगा, तो उसमें जो कीटाणु होते हैं जो नुकसान पहुंच सकते हैं पौधों की जड़ों को, वो मर जाएंगे। रीता जी, महत्वपूर्ण बात यह है कि हर किसान ये चाहता है कि बहुत सारी सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं उनकी उन्हें जानकारी मिले, किन किन फसलों के लिए कितना ऋण दिया जाता है, कहाँ दिया जाता है, किस स्तर के किसानों को दिया जाता है। पर पहले ये बताएं कि योजनाएं चलाई क्यों जाती हैं? योजनाएं चलाने का उद्देश्य ये है कि किसानों को वो फसलें लगाने के लिए सबसे पहले तो जो हमारे किसान भाई रहते हैं उनको ये लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा लागत लग रही है, तो और इसमें मतलब बीजों की जो कीमत होती है, हाइब्रिड बीजों की या फिर जो हमारे अधिक अच्छी नस्ल की हाइब्रिड प्रजाति के पौधे होते हैं उनकी कीमत मूल्य होती है, तो उनमें लागत अधिक लगती है। तो ये योजनाएं चला के शासन उन्हें आर्थिक रूप से सहयोग प्रदान करती है ताकि ये फसलें भी निरंतर जो हमारी अनाज वाली फसलों की तरह और बहुत अच्छी गुणवत्ता में अच्छी नस्लों के साथ में उसकी पैदावार अधिक हो, इसलिए ये योजना चलाई जाती है। तो किसान भाइयों, सरकार आपके हित में अनेक कल्याणकारी योजनाएं चला रही हैं जिनका लाभ आप लेकर खेती बाड़ी में उसका उपयोग कर सकते हैं और आर्थिक रूप से सशक्त बन सकते हैं। अब बात है उद्यान की विभाग की, कौन कौन सी कल्याणकारी योजना है उनके बारे में बताएं। जी, मैं शुरुआत करती हूँ। विभाग में वैसे बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, जैसे कि सबसे पहले हम क्षेत्र विस्तार की बात करें। उद्यानिकी में क्षेत्र विस्तार के लिए जो हमारी फसलें हैं जैसे कि फलोद्यान की योजनाएं हैं,
तो फलोद्यान की योजनाएं के लिए फल क्षेत्र विस्तार योजना चलाई जाती है। हाइब्रिड सब्जियों के उत्पादन के लिए सब्जी क्षेत्र विस्तार योजना चलाई जाती है। मसालों की खेती के लिए मसाला क्षेत्र विस्तार है। पुष्प क्षेत्र विस्तार योजना पुष्पों की खेती के लिए, एवं औषधि क्षेत्र में बढ़ावा के लिए औषधि खेती की जाती है, जिसके लिए भी औषधि क्षेत्र विस्तार योजना चलाई जाती है। इसके अलावा उनमें उसको सपोर्ट करने के लिए उसमें यंत्रीकरण योजनाएं हैं। योजनाओं के अलावा ये जो यंत्रीकरण के अलावा उसमें सिंचाई के लिए, उसमें सिंचाई प्रबंधन के लिए PDMC या पर ड्रॉप मोर क्रॉप अंतर्गत उसमें सूक्ष्म सिंचाई संयंत्र लगाने के लिए, जैसे कि माइक्रो स्प्रिंकलर हो गए, पोर्टेबल स्प्रिंकलर हो गए, ड्रिप सिंचाई हो गई, ये सभी योजनाएं चलाई जाती है। और उसके अलावा जैविक खेती किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए वर्मी कंपोस्ट खाद्य इकाई निर्माण संरचना का भी इसमें प्रावधान है। बहुत सारी योजनाएं आप क्रियान्वयन कर रहे हैं आपके विभाग के द्वारा। तो किसान भाइयों, बागवानी उद्यान की अर्थात फल फूल सब्जी औषधि ये तमाम जो हैं ये उद्यान की में आती हैं। किसान भाइयों, अब वक्त है छोटी सी विराम का। विराम के बाद फिर आपसे मिलते हैं। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। किसान भाइयों, विराम के बाद फिर एक बार आपका कार्यक्रम में स्वागत है। हमारे साथ हैं उद्यान की विभाग के उप संचालक श्रीमती रीता जी उइके। आपका कार्यक्रम में स्वागत है। किसान भाइयों, हमारे साथ जयराम जी भी हैं जो एक सफल किसान हैं, उनसे सफलता के राज जानते हैं। जी, एक सफल किसान हैं, उनसे जानते हैं कि आपकी सफलता के राज बताइए आप। जी, दरअसल में मैं पढ़ा लिखा कृषक हूँ, मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। क्योंकि मेरी पहले से जिज्ञासा थी, मैं गौपालन करूँगा, उद्यानिकी करूँगा, फल फूल की खेती करूँगा और डेयरी फार्म का काम करूँगा। तो मैंने पहले भैंस खरीदी। कुछ भैंस खरीदने के बाद में भैंसों में थोड़ा सा प्रोडक्शन कम मिलता है, तो फिर कुछ गाय खरीदी। गाय खरीदने के बाद में मेरा प्रोडक्शन बढ़ा, अब बहुत सारा गोबर हुआ, तो उद्यान विभाग से मैंने सहायता लेकर के वर्मी कंपोस्ट टाके बनाए। वर्मी कंपोस्ट टाके बनाने के बाद में फिर मैं कुछ वर्मी कंपोस्ट अपने खेतों में भी डालता था, कुछ सप्लाई भी करता था। और उससे मैंने कुछ आम के पौधे लगाए, 100-200 आम के पौधे लगे हुए हैं। तो आम के पौधों में बड़े बड़े गड्ढे खोद करके मैं वर्मी कंपोस्ट वो किया और बहुत जल्दी आम भी तैयार हो गए और उससे मेरे को प्रोडक्शन भी मिल रहा है। उसको हम लोग प्राकृतिक रूप से पकाते हैं, तेंदू के पत्ते में उसका पकाते हैं और उसको हम अच्छे रेट में बेचते हैं। अच्छा, गौपालन से जो ये हुआ प्रॉफिट हुआ मेरे को, तो मेरे पास में मेरा जो फार्म हाउस है वो मुख्यमंत्री खेत तीर्थ योजना चयनित है। तो मेरे पास में ज़िले के लोग सीखने के लिए आते हैं और दूसरे ज़िलों के आते हैं। तो गवर्नमेंट ने मुझे मुख्यमंत्री खेत तीर्थ योजना ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड सीखने के लिए भेजा। वहाँ पे मैंने टेक्नोलॉजी देखी कि बहुत ज़्यादा दूध देने वाली संकर नस्ल की बहुत ज़्यादा दूध देने वाली भी गाय है। फिर उधर से आने के बाद में मैं वहाँ से जो सीख के टेक्नोलॉजी सीख करके आया, तो मैंने हॉस्टन फ्रीजियन गाय खरीदी, जिसका प्रोडक्शन मेरे को बहुत अच्छा मिला। जब मेरे पास में पहले 100 लीटर दूध हुआ करता था, आज मेरे पास में 300 लीटर दूध का कलेक्शन हो रहा है। और हॉर्टिकल्चर से भी मैंने बहुत सारी योजनाओं का लाभ लिया। ड्रिप इरिगेशन हुआ और उसके वर्मी कंपोस्ट टाके हुआ। कृषि विभाग के माध्यम से मैंने स्प्रिंकलर खरीदा और अपने केवीके वाले हर समय मार्गदर्शन करते रहते हैं। तो विभाग जो भी है, गवर्नमेंट अच्छे काम कर, लेकिन ये सरकार अपने को पूरा सहयोग करती है। बस शर्तें व्यवस्थित करने वाला व्यक्ति चाहिए। बिल्कुल जयराम भैया बहुत बढ़िया बात कह रहा है।
सरकार ऐसी किसानों के लिए, हमारे मध्य प्रदेश की सरकार ऐसी कल्याणकारी योजनाएं चला रही हैं। इसके उदाहरण है जयराम दादा, ये बैतूल के पास बघोली एक गांव है, वहाँ हमारी एक बार टीम गई थी, हम स्वयं देख के आए। इतना बढ़िया फार्मिंग करते हैं यहाँ, पूरा जैविक खेती करते हैं ये पूरी तरह से। रीता जी, जो आपने कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी, तो फल उद्यान के लिए कौन सी योजना है और कितना उसमें अनुदान मिलता है, किस स्तर के किसानों को मिलता है? इसमें हमारे किसान भाइयों के लिए फल क्षेत्र विस्तार योजना जो चलाई जा रही है शासन के माध्यम से, इसमें सभी जिलों जो मध्य प्रदेश की जितने भी ज़िले हैं उसमें हर क्षेत्र के लिए अलग अलग फसल चयनित है। जैसे कि शाजापुर है, शाजापुर एरिया, छिंदवाड़ा का पांडुनगर एरिया, वहाँ पे संतरे की खेती करती है। नर्मदापुरम में आम की खेती, अमरूद की खेती और नींबू की खेती होती है। ये सारी फसलें, तो सभी फसलों की जो सामान्य दूरी के लिए उनको इसमें दोनों प्रकार का प्रावधान है, ड्रिप रहित एवं ड्रिप सहित। तो यदि ड्रिप सहित लगाना चाहते हैं तो इसमें 40,000 रुपये प्रति हेक्टेयर का अनुदान है, और यदि ड्रिप रहित लगाना चाहते हैं तो उसमें 30,000 का उसमें अनुदान है। और ये जो अनुदान है ये 60 रेशो 20:20 ये इस प्रकार का अनुपात इसमें बनाया गया है, जो कि 3 वर्षों तक दिया जाता है। प्रथम वर्ष में 60% का दिया जाता है, जिसमें कि पौधों की जो मूल्य है वो इसमें सम्मिलित है। उसके बाद में जो 20% है वो द्वितीय वर्ष में, शेष जो 20% है तृतीय वर्ष में देय होता है। तो जैसे अनुदान है, मान लो किसी को 1 लाख रुपए मिल रहा है, तो पहली वर्ष उसको 60,000 देंगे जी। दूसरे वर्ष उसको अनुरक्षण के रूप में उसको 20,000 देंगे, और फिर उसके बाद अनुरक्षण के रूप में तृतीय वर्ष में फिर 20,000 अनुदान होगा। वो इसीलिए होता है, वो बगीचों को 3 वर्ष तक संभालना और उसका अनुरक्षण हमेशा उसको करते रहना चाहिए। जैसे कि यदि उसमें कोई पौधे मर गए तो एक गैप फिलिंग होती है, जो कि वो द्वितीय वर्ष में उसको राशि देय होती है, तो उससे वो पौधे क्रय करके और उसमें गैप फिलिंग कर ले। 3 वर्षों के बाद में मतलब बगीचा पूरी तरह से तैयार होता है उत्पादन के लिए। अभी आपने बताया कि नींबू, संतरा और आम इत्यादि के लिए आप देते हैं, अनेक फलों के लिए। जी। तो किसान अगर चाहे तो कैसे संपर्क करे, कहाँ संपर्क करे? इसके लिए सभी जिले में उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उसमें जिले में विभाग, वहाँ पे जिला कार्यालय बनाए गए हैं, और उसके अंतर्गत सभी जिले के जितने भी विकास खंड है वहाँ पे वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी का कार्यालय है, जिसमें हमारे मैदानी अमले उसमें पदस्थ किए गए हैं, जिन्हें ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी कहा जाता है। उनसे संपर्क करके उनको ये सारी योजनाओं का लाभ मिलेगा, और कैसे इन योजनाओं का लाभ वो प्राप्त कर सकते हैं वो सारी जानकारी एवं उसके अलावा उन्हें तकनीकी जानकारी भी उनसे प्राप्त मिले। किसान भाइयों, जो किसान भाई फल उद्यान को लगाना चाह रहे हैं तो वो सबसे पहले अपने ब्लॉक के जो फल उद्यान अधिकारी हैं, जो हर क्षेत्र में हर ब्लॉक में रहते हैं, फील्ड के अधिकारी, मैदानी अधिकारी रहते हैं, उनसे मिलें। वो पूरी योजना की आपको जानकारी के साथ साथ फॉर्म भरवाएंगे। किसान भाइयों, अब वक्त है छोटी सी विराम का। विराम के बाद फिर आपसे मिलते हैं। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। किसान भाइयों, विराम के बाद फिर एक बार आपका कार्यक्रम में स्वागत है। हमारे साथ हैं उद्यान की विभाग के उप संचालक श्रीमती रीता जी उइके। आपका कार्यक्रम में स्वागत है। किसान भाइयों, हमारे साथ जयराम जी भी हैं, जो एक सफल किसान हैं, उनसे सफलता के राज जानते हैं। फॉर्म वही भरवाएंगे मैडम?
हाँ, वो संपर्क करा के ये ऑनलाइन आवेदन होता है, जी। ऑनलाइन पंजीकरण होता है। MPFS-TS पोर्टल है उसमें ये पंजीकरण होता है, जिसमें मूल रूप से 3-4 दस्तावेज मान्य किए जाते हैं, जैसे कि एक परिचय के आईडी प्रूफ के लिए आधार कार्ड, और क्योंकि राशि बैंक खाते में, अनुदान राशि उनके बैंक खाते में जाती है, इसीलिए उनकी बैंक पासबुक की फोटोकॉपी, जमीनी दस्तावेज, और यदि कोई ST/SC का कोई कृषक है तो उसके कास्ट सर्टिफिकेट, है ना, ये सारे दस्तावेज लेके MPFS-TS पोर्टल में पंजीयन हो जाता है। उसके बाद उसका आईडी बन जाता है किसान का। उसके बाद वो स्वयं अपने मोबाइल से उसको ऑपरेट कर सकते हैं। ये कह सकते हैं कोई झंझट ही नहीं है, ऑनलाइन अप्लाई करिए आप। उन्हें सारी जानकारी मोबाइल SMS के माध्यम से दी जाती है, और यदि SMS कभी विलम्ब हो गया या उन्हें नहीं मिल पाया तो किसान भाइयों को सतत हमारे जो ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी उनके सतत संपर्क में बने रहे, और एक बार पंजीयन होने के बाद उनको जानकारी मतलब मिल जाती है। और कोई दिक्कत हो तो जिला स्तर पे कार्यालय होते हैं? बिल्कुल, जिला स्तर पे कार्यालय स्थापित हैं, तो वहाँ पे भी आप जाकर वहाँ पे उनको जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जो भी उन्हें जानकारी चाहिए होगी। जैसे सीमांत किसान, छोटे किसान हैं जी, तो उनके लिए कोई अलग से कार्य योजना बनती है क्या? कार्य योजना सीमांत किसानों के लिए अलग से नहीं बनती, लेकिन उन्हीं योजनाओं में इनके लिए भी प्रावधान है। जैसे कि कुछ हमारी योजनाएं हैं, जैसे कि यंत्रीकरण हो गया, या फिर जैसे सिंचाई योजना है, तो उसमें हमारे सीमांत किसानों के लिए विशेष 5% की छूट है। सीमांत किसान जैसे कि 2 हेक्टेयर से कम है तो उन्हें हम 55% अनुदान हमें ड्रिप सिंचाई, पोर्टेबल स्प्रिंकलर या मिनी स्प्रिंकलर में देते हैं, और यंत्रीकरण योजना में भी उन्हें 1 लाख का अनुदान मिलता है। जी जी, तो किसान भाइयों बहुत ही सरल उपाय है, जैसा कि रीता जी बता रही हैं। आप अपने ब्लॉक के उद्यान विस्तार अधिकारी जो पदस्थ रहते हैं उनसे संपर्क करें, पूरी जानकारी देंगे ही आपको, लेकिन आप अपने घर पर बैठ के मोबाइल से ही आप पंजीयन कराएं, उस समय पे आपको पूरी मोबाइल पे जानकारी मिल जाएगी। और छोटे किसान हैं उनके लिए तो अधिक सरकार दे ही रही है। जी जयराम जी, आप हमारे किसान भाइयों को ये बताएं कि आप जो पशुपालन, आपका डेयरी का जो काम है जी, उसमें आपको कितना फ़ायदा है, क्या तैयारी, उसको क्या लागत आती है? देखिए, दरअसल में डेयरी के ऊपर भी सरकार ढेर सारी योजनाएं चला रही है, उसमें अनुदान दे रही है डेयरी खोलने के लिए, गौवंश खरीदने के लिए। दूसरी चीज़, मेरा कृषकों से आग्रह है कि बहुत बड़े स्तर पे अपन नहीं कर सकते। आपके पास कितनी गाय हैं? मेरे पास में पूरे गौवंश 60-70 गौवंश है मेरे पास में अभी, और हाँ, तो अभी तो मेरे पास में जितना जैसे कृषि अवशेष निकलते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, जितने भी कृषि अवशेष, मक्का के ढंढेरे, गन्ना बाड़ी के बांड हुए, धान का पुआल हुआ, गेहूं का भूसा हुआ, ये सब उसको वो करके थ्रेशर में बारीक करके हम लोग गौवंश को डालते हैं। गौवंश को डालने के बाद में गोबर बन जाता, खाद बन जाता। खाद बनने के बाद में फिर जहाँ से जिस धरती माँ से लिया था वहाँ ले जाके पहुँचा दो। अपनी परंपरागत खेती हो गई, ऑर्गेनिक खेती बोल सकते हैं, परंपरागत खेती बोल सकते हैं, आप जैविक खेती बोल सकते हैं, जो नाम दे सकते हो, प्राकृतिक खेती बोल सकते हैं। लेकिन कम से कम रसायनों का उपयोग अपन करें। और नहीं, अगर तो रसायन का उपयोग, मैं ये नहीं बोलता कि अपन बिल्कुल रसायनों का उपयोग नहीं करें, करो, लेकिन जिसने वो जो दिया है, जिसने जो अवशेष दिए, वो तो उसको वापस कर दो, काय के रूप में, गोबर के रूप में। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही तो अपन जमीन को पहले भी माँ बोलते थे, आगे भी माँ बोलते रहेंगे, और नहीं तो माँ शब्द हट जाएगा और जमीन शब्द रह जाएगा। मतलब जो माँ अपन किसी कारणवश बोलते हैं, अपने संत ऋषि मुनियों ने, अपने शास्त्र पुराणों ने, अपने बुजुर्गों ने जमीन को माँ बोलना सिखाया, तो उसका कोई कारण है। जमीन जीवित है, उसमें असंख्य करोड़ों अरबों की तादाद में जीवांश रहता है, जो पौधों को पोषक तत्व उपलब्ध कराता है। आप ये बताइए कि आपने 60-70 गाय बता रहे हैं जी, अगर प्रतिदिन का आपसे जाने कितना लाभ मिल जाता है, आमदनी? देखिए सर, 60-70 गौवंश है मेरे पास में। अब आप प्रोजेक्ट की बात करें तो मैं आपको बता देता हूँ, हो सकता है ज़्यादा टाइम लगे। प्रोजेक्ट दरअसल में मेरे पास में 60-70 गौवंश है, तो मेरे पास में 15 कुंटल गोबर भी होता है। हाँ, होता है। 15 कुंटल गोबर होता है प्रतिदिन। अच्छा, ठीक, मतलब दूध आज मेरे पास में, ये तो अतिरिक्त आय है मेरे पास में। दूध अगर चाहे आज 300 लीटर दूध हो रहा तो 150 लीटर होगा, ऐसा हो सकता है।
लेकिन मेरे पास में 15 कुंटल गोबर पर डे हो रहा तो 14 कुंटल होगा, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि और गौवंश बढ़ेंगे, बछड़े बड़े होंगे तो और ज़्यादा बढ़ेगा। दूध कम हो सकता है, दूध का प्रोडक्शन कम हो सकता है, लेकिन खाद बनने का प्रोडक्शन कम नहीं हो सकता। कम नहीं होगा, वो तो निरंतर हाँ, तो ये 15 कुंटल गोबर मेरे पास में होता है तो उसका 10 कुंटल वर्मी कंपोस्ट बनता है। आज मैं 700 रुपये कुंटल के हिसाब से वर्मी कंपोस्ट बेचता हूँ। अच्छा, 50% बेचता हूँ, 50% अपने प्रक्षेत्र में डालता हूँ, क्योंकि मेरे खेत का जो अवशेष मैं खिलाता हूँ वो अपने खेत को वापस करता हूँ। जो ये कह बाहर से- सकते हैं जयराम जी, जी। लाभ का ही धंधा है हाँ। अगर ढंग से उसको किया बस, जाए बस, जाए। हाँ। पिताजी आप ये बताएं कि जो किसान भाइयों को आपने जानकारी दी, उनको जागरूक करने के लिए उसको एक बार और बताएं कि संपर्क के लिए, योजनाओं का लाभ लेने के लिए क्या करें, कहाँ संपर्क करें? जैसे किसान आपको योजनाओं की जानकारी दी, जी। तो इनको किसानों को जागरूक करने के लिए और आप विभाग क्या कर रहा है, आप क्या करती हैं? इसको संपर्क करने के लिए जो हम प्रचार प्रसार करते हैं, तो इसमें भी हम क्या करते हैं कि विभाग ने हमें मेला प्रदर्शनी प्रचार प्रसार योजना है, तो उसमें भी हम जो किसानों को गांव-गांव जाके चौपाल लगा के हम वहाँ पे उनको करते हैं। और प्रचार प्रसार करने के लिए हम बैनर पोस्टर भी मतलब अपने ज़िले के विभिन्न क्षेत्रों में हम लगाते हैं। बैनर पोस्टर के अलावा फिर हम पॉम्पलेट्स वितरण का काम भी करते हैं, और हमने तो बहुत सारे ग्राम पंचायतों में पॉम्पलेट्स भी रखे हुए हैं। और इसके बाद में इसके अलावा और उनको जागरूक करने के लिए, अपनी प्रचार प्रसार करने के लिए फिर एक अभियान भी चलाया जाता है कभी बीच बीच में कि और भी जैसे अन्य विभाग के जो माध्यम से कार्यक्रम, चला अन्य जा रहा है। विभाग जैसे कृषि विभाग हो गए या फिर केवी के जो अपने कार्यक्रम चलाते हैं, उनमें भी इन उनमें सहयोग योजनाओं करते की हैं। जानकारी दी रीता जाती जी, है। आपने बहुत बढ़िया जानकारी आज हमारे किसान भाइयों को दी, बहुत बहुत धन्यवाद। जयराम जी, आप बैतूल से आए नमस्कार। और आपने अपनी सफलता का राज और किसानों को बताया, बहुत बहुत धन्यवाद। Thank किसान भाइयों, अब समय हो चला है खबरें खेती का, आइए देखते हैं। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। सबसे पहले एक नज़र कृषि से जुड़े आज के प्रमुख समाचारों पर। गेहूं उपार्जन, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की समीक्षा बैठक, सोयाबीन और धान की उन्नत किस्में, उन्नत कृषि यंत्र हैप्पी सीडर और मुख्यमंत्री मंडी कृषि हम्माल एवं तुलावटी सहायता योजना। और चलिए अब देखते हैं समाचारों को विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि गेहूं उपार्जन के लिए कोई भी किसान स्लॉट बुकिंग से वंचित न रहे और बुकिंग वाले सभी किसानों का गेहूं उपार्जित किया जाए। किसानों को कोई परेशानी न हो, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए। उपार्जन केंद्रों पर किसी प्रकार की अनियमितता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब तक 8,87,000 से अधिक पंजीकृत किसानों से 76.60 लाख मीट्रिक टन गेहूं उपार्जित हुआ है। किसानों को 5 मई तक 16,472 करोड़ रुपए का भुगतान भी किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि हम पिछले वर्ष का रिकॉर्ड तोड़ते हुए इस वर्ष 81 लाख मीट्रिक टन गेहूं उपार्जन लक्ष्य की ओर अग्रसर हैं। बैठक में जानकारी दी गई कि वर्ष 2025-26 में 34,93,000 एकड़ रकबे में हुए गेहूं उपार्जन के लिए 15,44,000 किसानों द्वारा पंजीयन कराया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में दुग्ध उत्पादन को 9% से बढ़ाकर 20% करना हमारा संकल्प है। इसके लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की डेयरी क्षेत्र में विशेषज्ञता का लाभ संपूर्ण प्रदेश को समान रूप से मिले, यह सुनिश्चित करना आवश्यक है। सहकारी संघों के साथ निजी डेयरी संचालकों को भी आवश्यक कंसल्टेंसी उपलब्ध कराई जाए। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि प्रदेश में दुग्ध उत्पादन में वृद्धि के लिए अन्य राज्यों की बेहतर नस्ल की गाय भैंसों को प्रदेश में लाने और उन्हें किसानों को उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को सरल और सुगम बनाने की आवश्यकता है। यह सुनिश्चित करना भी आवश्यक है कि प्रदेश में उत्पादित दूध के वैल्यू एडिशन के बाद ही डेयरी उत्पाद प्रदेश के बाहर जाएं। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और मध्य प्रदेश राज्य सहकारी दुग्ध संघ के मध्य संपादित अनुबंध के बाद की गई कार्रवाई की विगत दिनों समीक्षा बैठक में शामिल हुए थे, तब उन्होंने यह बात कही। मध्य प्रदेश में खरीफ की मुख्य फसल सोयाबीन की उन्नत किस्में इस प्रकार हैं। अल्पावधि के लिए JS 9305, JS 9560, JS 335, JS 9041, JS 2029 एवं मध्यम अवधि के लिए JS 9752, NRC 37, NRC 7, NRC 12 की बुआई कर सकते हैं। इसी प्रकार धान की प्रजातियों में अति अल्पावधि के लिए जवाहर धान JD 75, वंदना अल्पावधि के लिए JD 201, JR 8,
दंतेश्वरी सहभागी, मध्य अवधि के लिए MR 219, WGL 32,100, IR 36, IRR 64, क्रांति, महामाया, पूसा सुगंधा 3, पूसा सुगंधा 5, पूसा बासमती 1, MTU उपयुक्त हैं। हैप्पी सीडर मशीन द्वारा विशेष रूप से धान की कटाई के तुरंत उपरांत लंबी अवधि में गेहूं की बुआई की जाती है। एक सिंचाई का अपशिष्ट नमी यानी बचत में गेहूं की बुआई, लंबी अवधि बासमती चावल के बाद गेहूं की बुआई फसल अवशेषों के रूप में ज्यादा नमी और तापमान संरक्षण में मदद करता है, खरपतवार भी कम होते हैं। मुख्यमंत्री मंडी कृषि हम्माल एवं तुलावटी सहायता योजना। प्रदेश की कृषि उपज मंडी समितियों में पंजीकृत हम्माल एवं तुलावटियों के लिए यह योजना पूरे प्रदेश में लागू की गई है। इस योजना के अंतर्गत प्रसूति सहायता, विवाह के लिए सहायता, छात्रवृत्ति एवं मेधावी छात्र पुरस्कार योजना, चिकित्सा सहायता, दुर्घटना में स्थायी अपंगता एवं मृत्यु की स्थिति में सहायता, मंडी प्रांगण में कार्य करते हुए दुर्घटना में सहायता को शामिल किया गया है। साथ ही प्रदेश की कृषि उपज मंडियों में हम्माल एवं तुलावटी वृद्धावस्था सहायता योजना भी वर्ष 2015 से लागू है। इस योजना में मंडी में कार्य कर रहे 18 से 55 वर्ष की आयु के पंजीकृत हम्माल एवं तुलावटी शामिल हो सकते हैं। तो किसान भाइयों, खबरें खेती की में इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। तो किसान भाइयों, अभी आपने देखा कि अगर आप खेती के साथ साथ उद्यान की फसलों को भी लगाएं, बाग बगीचा लगाएं, तो इससे आपको अतिरिक्त आमदनी होगी। आप उद्यान विभाग से संपर्क करें, नई नई योजनाओं का लाभ लें। फिर मिलेंगे ऐसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।